हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो हमने चैप्टर शुरू किया था क्लास 8th की हिस्ट्री का, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है उस चैप्टर का, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। जैसे कि हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में, हमने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद का जो इंडिया था वो किस तरीके का इंडिया था। न्यू एंड डिवाइडेड नेशन था, सीरीज ऑफ चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहा था इंडिया। तो सेकंड जो है आज के लेक्चर में हम जो है कंटिन्यू करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। हमने देखा था कि नंबर ऑफ जो है वो चैलेंजेस थे, सीरीज ऑफ चैलेंजेस थे जिनको इंडिया फेस कर रहा था। तो उन चैलेंजेस को किस तरीके से जो है वो उनका सामना किया गया, फेस किया गया चैलेंजेस का, किस तरीके से जो है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकाली गई। तो आज जो है यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन्स। कहते हैं कि अब जो है हम जो न्यू नेशन हमारा था, डिवाइडेड नेशन था, उसमें कहते हैं कि दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक कम से कम जो है एक काफी सारी कुछ सीरीज ऑफ मीटिंग की गई। अब इन मीटिंग करने वाले कौन थे? लगभग जो है 100 जो है वो कुछ लोग थे इंडिया के, जो क्या कर रहे थे, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी कुछ मीटिंग्स कर रहे थे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये मीटिंग्स किस लिए की जा रही थी। अब इन मीटिंग्स को करने का जो है मेन एम क्या था इनका, कि अब क्या किया जाए, ये जो हमारा नेशन था, इंडिपेंडेंट नेशन था, न्यू नेशन था, इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई जाए, जिसके अकॉर्डिंग क्या करे, यहाँ की गवर्नमेंट फंक्शन करेगी, कंट्री को गवर्न किया जाएगा, चलाया जाएगा। अब कहते हैं कि 300 इंडियंस जो हैं वो क्या करते हैं, सीरीज ऑफ मीटिंग करते हैं कंट्री के पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर, कि जो हमारा कंट्री का जो फ्यूचर है उसमें कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, उस सिस्टम को लेते हुए क्या करते हैं, सीरीज ऑफ मीटिंग करते हैं। अब कहते हैं कि ये जो मीटिंग्स थी, इन मीटिंग्स को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब ग्रुप था पीपल्स का, 300 पीपल्स का, इंडियंस का ग्रुप था, जो क्या करते थे, इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में कुछ मीटिंग्स वगैरह करते थे, डिस्कशन करते थे। अब इन लोगों ने क्या किया, कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको कहा जाता था, इसकी मीटिंग जो है वो दिल्ली के अंदर की जाती थी, लेकिन जो पार्टिसिपेंट थे वो ऑल ओवर इंडिया से आते थे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट थे इंडिया के। वहां से जो पार्टिसिपेंट क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स के अंदर। अब कहते हैं कि एक तो हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आते थे, और सेकंड नंबर हम देखें अगर, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से थे, किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जो है मेंबर्स बिलोंग नहीं करते थे। अब कहते हैं कि जितनी भी यहाँ पे इस मीटिंग्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग्स होती थी, जितनी भी डिस्कशंस होती थी, इसका रिजल्ट ये होता है कि जम्मू इंडिया के लिए क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का जो है वो फ्रेम किया गया, जो 26 ऑफ जनवरी 1950 को जो है वो कम इनटू फोर्स हो जाता है, लागू कर दिया जाता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 26 ऑफ नवंबर 1949 को पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो था इंडिया का वो अडॉप्ट किया गया। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जो है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट सेक्शंस जो है वो यहाँ पे लाई गई, अडॉप्ट किए गए डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। 26 ऑफ नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट कर दिया जाता है, फाइनल साइन हो जाता है कि यही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और 26 ऑफ जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पूरी तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। अब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन मकसद क्या था, क्या एम था, किस चीज को लेकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया। देखें कि जैसे हमने देखा कि काफी सारी प्रॉब्लम्स थी इंडिया के अंदर, डाइवर्सिटी थी, डिविजन्स थी, लोगों के रिच एंड पुअर के बीच में डिवीजन थी, हाई कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में डिवीजन थी, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। तो इन सभी डिविजन्स को जो है खत्म करने के लिए, यूनाइट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया गया। अब कहते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो गया, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके कुछ फीचर्स थे इंपॉर्टेंट, कि क्या किन किन एम्स, किन किन मुद्दों के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा काम करेगा। तो सबसे पहले क्या है कि पहला जो फीचर था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या था हमारे पास, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सबसे पहला जो फीचर अडॉप्ट किया गया वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज था। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, कि जो भी क्या है सिटीजन है इंडिया के, अगर वो क्या है 21 ईयर से अबव है या 21 ईयर का है, तो उसको राइट टू वोट दे दिया जाए। उसको वोट है कि वो क्या कर सकता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकता है। अब कहते हैं कि ये जो एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें, तो एट प्रेजेंट जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो एज रखी गई है, मिनिमम एज जो रखी गई है राइट टू वोट की, वो 18 ईयर्स है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया गया था, उस टाइम ये एज क्या थी, 21 ईयर्स थी। उसके बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट होती है 1988 में, तो उस टाइम ये एज जो है वो रिड्यूस करके 18 ईयर्स रखी जाती है।
अब कहते हैं कि ये जो क्या किया गया इसमें जितने भी सिटीजन थे इंडिया के 21 एंड 21 से अबव जो थे तो उनको राइट टू वोट दे दिया गया। ये क्या कर सकते हैं, नेशनल इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। कहते हैं कि ये क्या था, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेप था, बहुत बड़ी चेंज हमने देखी कि अब क्या किया गया, जो सिटीजन हैं इंडिया के उनको राइट दे दिया गया कि वो क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, अपने रूलर्स को चुन सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिपेंडेंस से पहले जो है इस तरीके का कोई भी राइट जो है इन लोगों को नहीं दिया गया था, वो अपने लीडर्स को खुद जो है वो चूज नहीं कर सकते थे। अब कहते हैं कि ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फीचर था। कहते हैं कि अगर हम बाकी की कंट्रीज जो है हमारे पास, बाकी की कंट्रीज की अगर हम बात करें, जैसे यूनाइटेड किंगडम है हमारे पास, यूनाइटेड स्टेट है, तो वहां पे ये जो राइट था ये क्या था, स्टेजेस में जो है वो ग्रांट किया गया था लोगों को एकदम से। जैसे इंडिया के अंदर हमने देखा कि एकदम से राइट टू वोट जो है लोगों को दे दिया गया। लेकिन बाकी की जो काफी सारी कंट्रीज थी, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट है हमारे पास, यहाँ पे जो है ये स्टेजेस में ग्रांट किया गया। सबसे पहले जो है ऐसे लोग जिनके पास क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, अमीर सिर्फ मेन होंगे, ठीक है, मेन जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है उनको राइट टू वोट दे दिया गया। उसके बाद क्या सेकंड स्टेज में दिया गया है, ऐसे मेन जो बहुत ज्यादा क्या है, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको जो है ऐड कर लिया गया है इस लिस्ट में, राइट टू वोट दे दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें जो वर्किंग क्लास मैन थे, इनको एक बहुत बड़ी स्ट्रगल करने के बाद जो है जो वर्किंग क्लास मैन थे उनको राइट टू वोट दिया गया। फाइनली अगर हम बात करें तो एक बहुत ज्यादा बड़ी स्ट्रगल करने के बाद जो है अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन्स को जो है वो राइट टू वोट दिया गया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फीचर यही था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो 21 ईयर से अबव है, ये 21 ईयर तक है, उनको राइट टू वोट जो है वो दे दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें, ऑन द अदर हैंड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया चूज टू ग्रांट दिस राइट टू ऑल द सिटीजन रिगार्डिंग ऑफ जेंडर्स, क्लास और एजुकेशन। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की अगर हम बात करें, जैसे इंडिपेंडेंस मिलती है तो ये राइट जो है वो हर एक सिटीजन को मिल जाता है, किसी जेंडर के बेस पे नहीं दिया गया, क्लास के बेस पे या एजुकेशन के बेस पे नहीं दिया गया। जितने भी सिटीजन हैं उनको ये राइट टू वोट जो है वो दिया गया। अब सेकेंडली अगर हम सेकंड फीचर्स की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये था हमारे पास फर्स्ट फीचर जिसमें राइट टू वोट दिया गया। तो सेकंड फीचर की अगर हम बात करें तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ टू ऑल द सिटीजंस, कि जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के उनको क्या मिलेगी, इक्वलिटी मिलेगी। जितने भी लॉज हैं वो हर एक के लिए इक्वली जो है वो अप्लाई होंगे। वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये जो है मैटर नहीं करता। उन सबको जो है वो क्या होगा, इक्वली जो है वो सारे लॉ जो है सबके ऊपर इक्वली जो है वो अप्लाई होंगे, ठीक है। अब कहते हैं कि देयर वर सम इंडियंस हु विश दैट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ न्यू नेशन बी बेस्ड ऑन हिंदू आइडियल्स। अब काफी सारे कुछ इंडियंस ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, न्यू नेशन का, वो हिंदू आइडियल्स के ऊपर बेस होना चाहिए। लेकिन काफी सारे और वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो क्या हो, एक हिंदू स्टेट की तरह रन करे। दे पॉइंटेड टू द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान के एग्जांपल लेते थे कि जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे पास जो है वो मुस्लिम आइडियल्स के ऊपर जो है वो फंक्शन करता है, इसी तरीके से जो इंडिया है वो भी क्या हो, हिंदू आइडियल्स के ऊपर जो है वो फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करे। A country created implicities to protect and further the interests of a particular religious communities, द मुस्लिम्स। कहते थे कि जिस तरीके से क्या किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर रिलीजन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है कंट्री मुस्लिम्स के। उसके बाद कहते हैं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनका ये मानना था कि ये मानना था कि इंडिया कुड नॉट एंड मस्ट नॉट बिकम अ हिंदू पाकिस्तान, कि इंडिया जो है वो हिंदू पाकिस्तान नहीं बनेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान जो है हमारे पास वो क्या है, मुस्लिम पाकिस्तान से मुस्लिम कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो इंडिया जो है हमारा वो हिंदू पाकिस्तान नहीं बनेगा। बिसाइड्स मुस्लिम्स इंडिया आल्सो हैड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिख्स एंड क्रिश्चियंस। कहते हैं कि मुसलमान मुस्लिम्स को छोड़ के इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, सिख्स की, क्रिश्चियंस की, काफी सारे पारसीज हैं, जैन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस से यहाँ पे लोग जो है वो क्या करते हैं, रिजाइड कर रहे हैं, बिलोंग करते हैं। Under the new constitution, they would have the same rights as Hindu, the same opportunities when it came to seeking jobs in governments or the private sector, the same rights before the law. अब कहते हैं कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसके अकॉर्डिंग अंदर क्या रखा गया कि जो राइट्स जो है वो हिंदू को मिल रहे हैं, वही जो है सेम अपॉर्चुनिटी जो है मुस्लिम को मिलेंगी, सिख हैं या जो भी जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता है उनको क्या मिलेंगे, सेम राइट जो है वो मिलेंगे। जॉब जो है वो बराबर की जॉब जो है वो ले सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो।
थर्ड फीचर, उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड फीचर। तो थर्ड फीचर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या करता था, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस जो है वो क्या करता था, ऑफर करता था को पूर लोगों को, ठीक है। एंड मोस्ट डिसएडवांटेजेस इंडियंस, जो डिसएडवांटेजेस इंडियंस थे, जिनको क्या किया जा रहा था, निग्लेक्ट किया जा रहा था, जो पूर थे, तो उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस जो है दी गई। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं काफी सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको रिजर्वेशंस दी गई हैं, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी तरीके से क्या किया गया, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस जो है वो दी गई। तो थर्ड फीचर्स में अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी जो की जा रही थी, डिस्क्राइब्स एज अ स्लर एंड अ ब्लॉट ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया। अब कहते हैं कि जो इस तरीके की क्या की जा रही थी, अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस की जा रही थी इंडिया का, तो उसको डिस्क्राइब किया गया, ये क्या है, गंदगी का एक धब्बा है, निशान है, एक फेयर नेम, इंडिया के फेयर नेम के ऊपर, कि इतना एक फेयर नेम है इंडिया का, उसके इंडिया के अंदर हम इस तरीके की प्रैक्टिसेस अगर हम करेंगे, तो इंडिया के नाम पे गंदगी का एक धब्बा होगा। अब क्या किया गया, इस अनटचेबिलिटी को जो है थर्ड फीचर के अंदर अबॉलिश किया गया। अब हिंदू टेम्पल्स जो थे हमारे पास, वो पहले जो अगर हम बात करें तो सिर्फ हायर कास्ट के लिए जो है ओपन किए जा रहे थे। अब क्या किया गया, जो अनटचेबल्स थे उनको थ्रो किया जा रहा था, यहाँ पे टेम्पल्स के अंदर एंटर होने की परमिशंस नहीं थी। तो अब क्या किया गया, एक बहुत बड़ी डिबेट के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने रिकमेंड किया, तो कुछ क्या किया जाए, इन लोगों के लिए भी क्या होना चाहिए, टेम्पल्स के डोर्स जो है वो ओपन कर देने चाहिए। उसके बाद कुछ लॉन्ग डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया कि कुछ परसेंटेज जो है सीट्स की जो है लेजिस्लेचर के अंदर या जॉब्स के अंदर या गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर या किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या किया जाए, रिजर्व्स की जाए इन अनटचेबल्स के लिए, जिनको लोअर कास्ट कहा जाता था। It had been argued by some that untouchable are, as they are were known, Harijans candidate did not have good enough grade to get into the prestigious Indian administration services. लेकिन जब इस तरीके की रिजर्वेशंस दी गई, तो उसके बाद कुछ काफी सारे ऐसे इंडियंस थे जिनका ये मानना था कि जो लोअर कास्ट हैं, जो अनटचेबल्स हैं, जिनको हरिजन कहा जाता है, ये कैंडिडेट जो है वो, इनके पास इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं हैं कि ये क्या कर सके, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो संभाल सकें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे उस टाइम, जो इसी हरिजन, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, जिनका नाम एच जे खंडेकर था। तो वो आर्ग्यू करते हुए कहते हैं कि इट वाज द अपर कास्ट हु वर रिस्पांसिबल फॉर द हरिजन्स बीइंग अनफिट टुडे एड्रेसिंग हिज मोर प्रिविलेजेस कोलीग्स, खंडेकर सेट्स। अब उन एच जे खंडेकर ने ये कहा कि आज अगर ये जो अपर कास्ट, जो कहते हैं कि अपर कास्ट ही रिस्पॉन्सिबल है, कि अगर हरिजन अनफिट है आज के टाइम पे, तो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला सकते, चलाने के लिए अनफिट हैं ये, तो इसके रिस्पॉन्सिबल भी कौन है, यही अपर कास्ट है। तो इनने कहा, इस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं कि वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, यू एंगेज एज इन योर सर्विसेज टू सर्व यू on ends and suppress us to such an extent that neither our minds nor our bodies and nor even our hearts works nor are we able to march forwards। अब एच जे खंडेकर कहते हैं कि कई सालों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से जो है आपने हमें सरप्रेस करके रखा हुआ, दबा के रखा हुआ है। हम लोग इंगेज हैं आपकी सर्विसेज करने में, आपको सर्व करने में, आपके घरों के काम करने में, आपकी जितने भी सर्विसेज हैं हम लोग कर रहे हैं। आप कहते हैं कि ये जो है इस तरीके से हम दबाए हुए हैं कि हमारे माइंड भी जो है वो पूरी तरीके से जो है एक्सटेंड नहीं है, काम नहीं करते, ना ही हमारी बॉडीज जो है पूरी तरीके से एक्सटेंड करती, काम करती, ना ही हमारे हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आगे जो है वो नहीं बढ़ पा रहे। इसके बाद कहते हैं, along with the farmer untouchables, the Adivasis are scheduled tribes were also granted reservation in seats and jobs। अब कहते हैं कि इसके साथ जो फार्मर्स, जो अनटचेबल जिनको कहा जाता था या आदिवासीज कहा जाता था, ये शेड्यूल ट्राइब कहा जाता था, इनको भी जो है कुछ सीट्स जो है ये जॉब के अंदर जो है वो रिजर्व इनके लिए की गई, ग्रांट की गई। अब कहते हैं कि लाइक द शेड्यूल कास्ट, अब कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट की तरह ये जो इंडियंस है, टू हैड बीन डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब द ट्राइबल्स हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अब कहते हैं कि काफी सारे जॉब्स को छोड़ के भी अगर हम बात करें, तो काफी सारे इस तरीके के इंडियंस थे जो लोअर कास्ट थे, शेड्यूल कास्ट थे, तो उनको डिप्राइव किया गया था, डिस्क्रिमिनेटेड किया जा रहा था। ये लोग जो है मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर पा रहे थे, मॉडर्न एजुकेशन को अवेल नहीं कर पा रहे थे। आप कहते हैं कि वाइल द लैंड्स, जो इनकी जो जमीन थी, जो फॉरेस्ट के पास, मोस्टली जो आदिवासी लोग थे, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट थे, ये फॉरेस्ट के एरिया में रहते थे, तो इनकी लैंड जो थी ये भी इनसे ले ली गई थी। पावरफुल आउटसाइडर्स जो थे उन्होंने इनकी लैंड भी ले ली गई थी। द न्यू प्रिविलेजेस ग्रांटेड देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वर मीन टू मेक अमेंड फॉर दिस।
अब कहते हैं कि न्यू जो प्रिविलेजेस थी इनके जो को ग्रांट की गई, इसका ये मतलब था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अब क्या किया गया है, कुछ चेंजेस जो है इनके लिए लाई है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पेंट मेनी डेज डिस्कसिंग द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स। अब हमारे पास क्या था, यहाँ तक हमने देखा कि कुछ फीचर जो है डिस्कस किए। अब आता है कि जो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन गई, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो अब जो है ये डिसाइड करना मुश्किल था कि पावर्स जो है वो किसके पास रहेंगी। एक हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर हमारे पास काफी सारी कुछ स्टेट्स वगैरह भी थी। एक तरफ जो है इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी जो है स्टेट भी है। अब जो है पावर्स जो है डिविजन की बात जो है वो आ गई थी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।